आज कितनी क्लासेस है? 3 2 सेकंड थर्ड थर्ड कौन सी? हेलो 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 हेलो, कहाँ तक पढ़ा दिया सर ने? खत्म हो गया? ओके, ये भी हाँ, तो फिर तो खत्म ही ऑलमोस्ट। शीट देना। हाँ, सब कुछ तो हो गया इसमें। सो आपने ये देख लिया कि लाइक कौन सी मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है। मतलब जिस लाइन का स्लोप नीचे की तरफ है उसका ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, तो उस एलिमेंट को आप रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करोगे टू एक्सट्रैक्ट दैट मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड जिसकी लाइन उससे ऊपर हो। ये हो गया हुआ है, सब कुछ हो गया बस फिर तो। ओके ओके, so here we are recording delta G formation and this is temperature. अब सपोज करो आपसे कोई ऐसे पूछ ले, एज ए क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे कोई पूछे कि एक लाइन कार्बन के लिए कोक और हमें कार्बन से CO2 बनाना और कार्बन मोनोऑक्साइड से CO2 बनाना। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेप के लिए देखूं तो व्हाट इज डेल्टा एस, पॉजिटिव नेगेटिव? फॉर द फर्स्ट स्टेप डेल्टा एस इज पॉजिटिव एंड फॉर सेकंड स्टेप 1 मोल O2 से 1 मोल CO2 गैस बन रहा है, डेल्टा एस इज नियरली 0। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, हाफ मोल O2 गैस है, मींस 1.5 मोल गैस है, 1.5 मोल से 1 मोल गैस बन रहा है, सो डेल्टा एस इज नेगेटिव। तो अब सपोज करो इफ इट इज लाइन नंबर 1 2 एंड 3, तो आप कौन सी लाइन किस प्रोसेस के लिए सेकंड लाइन चूज करोगे? सेकंड लाइन किसके लिए चूज करेंगे हम? सेकंड, यानी कि अगर मैं या इस लाइन को देख रहा हूं तो ये लाइन फॉर्मेशन ऑफ CO2 के लिए है फ्रॉम कोक। ओके, अब थर्ड लाइन वर्सेस फर्स्ट लाइन में कंपैरिजन करना है।
जिसका डेल्टा एस ज्यादा पॉजिटिव होगा उसकी स्लोप मोर नेगेटिव होगी। तो इट मींस कि अगर आप कोक को कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन देख रहे हो तो दैट शुड हैव द नेगेटिव स्लोप। एंड ऑब्वियसली अब जो थर्ड ऑप्शन मेरे पास लाइन बची है दैट इज फॉर कन्वर्जन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू CO2। और जिस पॉइंट पर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दैट टेम्परेचर इज अराउंड 750 डिग्री सेल्सियस। That line is at around 750 degrees Celsius. Sorry? स्लोप क्या थी? माइनस डेल्टा एस। लाइन का स्लोप क्या था? माइनस डेल्टा एस। तो जिसका डेल्टा एस पॉजिटिव उसका स्लोप नेगेटिव। हाँ, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट तो देखो ये तो सारे इंटरसेप्ट हमारे नेगेटिव है क्योंकि लाइन तो यहां से होती है ना स्टार्ट। कुछ सारे इंटरसेप्ट तो नेगेटिव है ये बिकॉज ऑल दीज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो भी यहां पे मैं प्लॉट कर रहा हूं वाई एक्सिस पे फिगर दे ऑल आर नेगेटिव वैल्यूज बिकॉज मैं इसे ओरिजिन मान के चला हुआ। इज दैट पॉइंट क्लियर? ऑल दीज इंटरसेप्ट्स आर नेगेटिव क्योंकि जब जीरो टेम्परेचर होगा तो उस वक्त डेल्टा जी विल बी इक्वल टू डेल्टा एच। तो जो भी ये वैल्यूज हैं दे ऑल आर द वैल्यूज कॉरेस्पॉन्डिंग टू देयर डेल्टा एच एंड ऑल आर नेगेटिव बिकॉज वी आर काउंटिंग दिस पॉइंट एज origin. मेक सेंस? कि अगर ये पॉइंट मेरे लिए ओरिजिन बन गया तो अब जितने भी ये वैल्यूज होंगी ये सारी डेल्टा एच की नेगेटिव वैल्यूज है। ये जो लास्ट वाली लाइन है वही मैं बता रहा हूं किसके लिए प्लॉट की है। अब आपसे जनरली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब भी हम कोक को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट प्रेफर करें तो ये पॉसिबल ज्यादा तब क्यों होता है जब टेम्परेचर इज वेरी हाई। क्योंकि आप ये देख सकते हो जितनी भी ये लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं कोक वाली लाइन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड ये इन सारी लाइन से नीचे होगी जब टेम्परेचर इज वेरी हाई। When temperature is more than 750, इनफैक्ट इस रेंज में टेम्परेचर 1200 डिग्री तक चला जाता है। 1200 डिग्री पे जाके कोक वाली लाइन जब कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन की आप देख रहे हो ये लाइन मोस्टली सब लाइन से नीचे होती है। इसका मतलब कि अगर आपको कोक रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में यूज करना है इट रिक्वायर्स एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। इसका मतलब ये हो गया कि आपको कोक को जलाने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा। वी नीड टू ऐड ए लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ द फ्यूल टू बर्न द कोक। इसलिए कोक का यूज करना एज ए रिड्यूसिंग एजेंट मेटलर्जी में प्रेफर नहीं किया जाता बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव मेथड। लेकिन पॉजिटिव साइड में इट इज वेरी एफिशिएंट बिकॉज कोक की लाइन बहुत नीचे जा चुकी होती है। इसलिए अगर मैं बहुत हाई टेम्परेचर पे अराउंड अगर ये टेम्परेचर पे सपोज यहां पे मैं देखूं अगर ये टेम्परेचर 2000 डिग्री क्रॉस कर जाए ना तो ऑलमोस्ट जितनी भी मेटल है लेट्स से ये तो मैंने लाइन ड्रॉ करी जिंक के लिए। अगर मैं मैग्नीशियम की लाइन लूं एल्यूमिनियम की लाइन लूं सिलिकॉन की लाइन लूं कैल्शियम की लाइन लूं all lines will be lying above to the this line when temperature is in the range of more than 2000। यानी कि coke can be used as a potential reducing agent, it's very good reducing agent, but the drawback to use the coke is you have to raise the temperature up to very very high और उसके लिए बहुत ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन करना पड़ता है। इसलिए ये काम हम तब करवाते हैं क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर रेंज करना नॉर्मल फर्नेस में पॉसिबल नहीं है। उसके लिए स्पेशल टाइप ऑफ फर्नेस चाहिए जिसको बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस।
इसलिए ब्लास्ट फर्नेस में जिन जिन मेटल की एक्सट्रैक्शन करवाई जाएगी वहीं हम कोक को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज प्रेफर करेंगे। अब एक प्रॉब्लम और हो जाती है कोक को यूज करने में। मान लो आपने कोक यूज तो कर लिया, क्योंकि आपको डेफिनेटली बहुत हाई मात्रा में कोक लेना है। तो अब मान लो कि आपने कोई रिएक्शन करवा दी मेटल की, किसी मेटल ऑक्साइड को कोक यूज करवा के रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हो आप, और आपने कोक एक्सेस में लिया। और अगर ये एक्सेस में आपने लिया, आफ्टर द रिएक्शन मेटल बनेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड तो निकल गई, रिलीज हो गई फर्नेस में से, लेकिन जो मेटल बच रही है, और टेम्परेचर आप बहुत हाई रख के बैठे हुए क्योंकि आप 2000 डिग्री क्रॉस कर चुके हो, उस रेंज में जाके आप ऐसी मेटल की एक्सट्रैक्शन करवा रहे हो, तो मोस्ट लाइकली ऐसा होगा ये मेटल कोक से रिएक्ट करके कार्बाइड बना देगी। और एक बार कार्बाइड बन गया फिर तो भूल जाओ, मेटल मिलनी नहीं कभी, क्योंकि कार्बाइड्स आर थर्मोडायनेमिकली एक्सट्रीमली स्टेबल। इसलिए कोक को यूज करने का एडवांटेज ये जरूर है कि एट वेरी हाई टेम्परेचर line of the coke lies below to the maximum metal lines, so you can use variety of the metal oxide, you can reduce them to the metal using that coke, but the drawback is you have to heat it at very high temperature, and for that we need huge fuel, that is adding the cost to the process. And second, it is very possible at very high temperature जो metal मिलेगी obviously हमें molten state में मिलती है, और वो कार्बन से रिएक्ट करके कार्बाइड बना चुकी होती। तो फिर आपको कार्बाइड से दोबारा से मेटल वापस लेने के लिए फिर से एक्सट्रैक्शन करवानी पड़ेगी। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। अब यहां पर ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये लाइन अगर आप अपने डायग्राम में देखो पेज नंबर 10 पे, दिस इज फॉर जिंक, दिस लाइन इज फॉर जिंक। तो यहां पर ये क्वेश्चन ये बनता है, लेट्स से ये जो टेम्परेचर है ना जिस पे जाके इसने अपनी स्लोप चेंज की है, ये नियरली 970 डिग्री होता है, क्योंकि 970 डिग्री पे ये जो लाइन अपनी स्लोप चेंज कर रही है, जिंक बॉयल कर जाता है। आपने ये चीज पढ़ ली होगी कि किसी लाइन की स्लोप बदलने का क्या मतलब है। जिस पॉइंट पे जाके लाइन अपना स्लोप चेंज करेगी वहां जिंक की फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है, और जिंक इज ए वेरी लो बॉइलिंग मेटल। जिंक का बॉइलिंग पॉइंट अराउंड 920 950 समथिंग कुछ होता है, 970 के करीब होता है। तो 970 पे जाके ये लाइन स्लोप चेंज कर लेती है। अब आपसे इस डायग्राम को देख के ऐसे सवाल पूछा जाता है कि सपोज करो ये वाला टेम्परेचर, ये टेम्परेचर लेट अस सपोज 450 डिग्री है, तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ क्या आप जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कैन यू यूज दिस कोक। कोक वाली लाइन तो ऊपर है ना, ये जो कोक वाली लाइन है ये तो ऊपर है ना। अब आप अगर 450 डिग्री पे करोगे कि काम, तो अगर आप सोचते हो कि कोक जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर दे, तो यहां पर आप खुद बताओ 450 वाली लाइन पे किसका ऑक्साइड थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल है। ये लाइन कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन है विच इज नेगेटिव, लेकिन ये जो पॉइंट है ये जिंक ऑक्साइड का गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, किसका गिब्स फॉर्मेशन मोर नेगेटिव है। इसका मतलब यह हुआ कि जिंक ऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मतलब अगर मैं ये रिएक्शन करवा रहा हूं एट 450 डिग्री, क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो पाएगी अगर कार्बन मोनोऑक्साइड is less stable but zinc oxide is more stable? If it is less stable, it is more stable, this reaction you cannot make it spontaneous at 450. इसका मतलब अगेन यहां से मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूं कि अगर मुझे जिंक की एक्सट्रैक्शन करनी है और मैं कोक को 450 डिग्री पे रिएक्ट करवा रहा हूं, तो वो कोक मेरे किसी काम का नहीं।
लेकिन अगर यही मैं यहां ले आऊं, लेट्स से दिस टेम्परेचर इज 1200 डिग्री। अब आप यहां से चेक करो, अब जिंक ऑक्साइड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वर्सेस कार्बन मोनोऑक्साइड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्या लगता है 1200 डिग्री पे किसका एंथैल्पी ऑफ, किसका गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन मोर नेगेटिव है? दिस इज फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दिस इज फॉर जिंक ऑक्साइड. Now can you make this reaction occur? Why? Because carbon monoxide is more stable than zinc oxide when you heat it at around 1200. इसका मतलब आपने अगर 1200 डिग्री पे जाके ये रिएक्शन करवा के स्पॉन्टेनियस करवा ली, आपको जिंक तो मिल जाएगा, पर आपको जिंक नहीं मिलेगा, जिंक के वेपर्स मिलेंगे, क्योंकि जिंक तो 970 पे बॉयल कर जाता है. बट स्टिल वी डोंट वरी अबाउट दैट. क्यों? क्योंकि अगर मैंने किसी कंटेनर में जिंक ऑक्साइड लिया और कोक से रिएक्शन करा दी, लेकिन अब की बार ये जिंक के वेपर्स मिले, डेल्टा जी नेगेटिव है प्रोसेस का, मेरे को इसका एक फायदा भी मिल गया. पहले क्या हो रहा था, सपोज कार्बन मोनोऑक्साइड तो खैर गैस बनकर निकल गई, जिंक पीछे रह गया सॉलिड फॉर्म में. अगर मेरे पास थोड़ा बहुत भी जिंक ऑक्साइड बचा है तो मुझे दो सॉलिड्स को सेपरेट करना पड़ता, उसको बोलते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल. दैट अगेन एड्स अनदर कॉस्ट टू प्योरीफाई. लेकिन अगर अब मेरे पास जिंक ऑक्साइड एक्सेस में है भी है तो कार्बन मोनोऑक्साइड उड़ेगी, जिंक के वेपर्स बनेंगे. अब जिंक ऑक्साइड अकेला है, मुझे जिंक को सेपरेट करवाने के लिए स्पेशल मेथड नहीं लगाना. अब तो उसके वेपर्स बनेंगे, उन वेपर्स को मैं कंडेंस करा के नए बीकर में कलेक्ट कर लूंगा. तो बाय डिफॉल्ट मेरा एक स्टेप का कॉस्ट बचेगा जिसमें मुझे मेटल को प्योरीफाई करने की जरूरत नहीं है. यू गॉट दिस और नॉट? बट डेफिनेटली जब जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड के बन रहे हैं, अगर दोनों के वेपर बन गए, अब मैं चेक करूंगा कि मैं उसको इस टेम्परेचर पे कूल कराऊं, एक कंडेंस हो जाए एक ना हो. राइट? सो बेस्ड ऑन द कंडेंसेशन टेम्परेचर यू कैन, आई मीन इफ यू नो द बॉइलिंग पॉइंट, उस बॉइलिंग पॉइंट से कम पे वेपर्स कलेक्ट करवा दो. पहले सपोज करो 1200 डिग्री पे अपने काम करवा दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक के वेपर्स बनके निकल रहे. अब उन सारे वेपर्स को एक ऐसे बीकर में कलेक्ट कर लो जहां पे टेम्परेचर 970 से कम हो जाए, जिंक कंडेंस हो जाएगा. राइट? सो बेसिकली आपको सवाल इस तरीके से पूछा जाता है कि कोक को मेटलर्जी में यूज करने के लिए, कोक को मेटलर्जी में यूज करने के एडवांटेज भी बताओ और डिसएडवांटेज भी बताओ. तो एडवांटेजेस की एट वेरी हाई टेम्परेचर कोक की लाइन मोस्टली हर मेटल की लाइन से नीचे लाई करती है. इसलिए आप किसी भी मेटल ऑक्साइड से अगर मेटल लेना चाहते हो, पर्टिकुलरली आपने पिछली क्लास में जब लाइंस ड्रॉ की हुई तो सबसे लोअर लेवल पे कैल्शियम की लाइन ड्रॉ की होगी, चेक करो एक बार. इसका मतलब कैल्शियम के ऑक्साइड से कैल्शियम लेना इज वेरी डिफिकल्ट. इसका मतलब कैल्शियम ऑक्साइड से अगर आपको कैल्शियम बनाना है, इट इज टू डिफिकल्ट. और वैसे भी बच्चों आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया या नहीं? खत्म ना? तो आपने ये चीज वहां पे पढ़ी होगी कि अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होती हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दे आर लाइंग एट वेरी टॉप. उनका रिडक्शन पोटेंशियल इज वेरी नेगेटिव. तो जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा वो रिड्यूस होना पसंद करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी. तो अगर मैंने यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड लिया होता जिसका ई नॉट एसआरपी इज वेरी नेगेटिव, जिंक से भी ज्यादा नेगेटिव है, तो वो तो कैल्शियम फॉर्म में आना चाहती नहीं, लेकिन हमें उसको भी लाना है. तो वो भी तब पॉसिबल होगा जब कोक की लाइन कैल्शियम ऑक्साइड वाली लाइन से नीचे. और आप जरा इस डायग्राम में चेक करो,
इस डायग्राम में कैल्शियम की लाइन कोक की लाइन से नीचे कब पहुंचेगी? कैल्शियम की लाइन कोक वाली लाइन से ऊपर कब पहुंचेगी? 2000 के आसपास। और आप एस ब्लॉक पढ़ के आ चुके हो, यू नो दैट कि अगर मैंने कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कोक की रिएक्शन कराई, आप सोच रहे हो कि कैल्शियम मिल जाएगा, तो भाई ये तो रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बाइड बना देगा, कैल्शियम की प्योरिफिकेशन ही मिलनी। एंड दिस प्रॉब्लम इज नॉट ओनली विद द कैल्शियम, इवन इफ यू टेक एनी ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स कोक से रिएक्ट करना तो बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट अब आप पढ़ चुके हो, आपको पता है मेटल्स के एटम्स का क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कुछ पैकिंग है, और ट्रांजिशन मेटल्स के क्रिस्टल लैटिस की जो वॉइड्स होती हैं, दे आर वेरी सुटेबल टू अकोमोडेट कार्बन, और वॉइड्स में कार्बन का बैठना इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बाइड्स। इज दैट पॉइंट क्लियर कि व्हाट आर द ड्रॉबैक एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ कोक? बट अगर ये ड्रॉबैक है, फिर हम इसको प्रेफर क्यों करते हैं? आने वाले टाइम में हम जब एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, आप देखोगे हर एक्सट्रैक्शन में कोक यूज होगा, क्योंकि कोक को यूज करने का सबसे अच्छा फायदा यह होता है कि कोक रिलीज होगा गैस बनके, तो उसे सेपरेट करना आसान है। कोक रिलीज होगा सीओ बनके, दैट इज इजियर टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम द फर्नेस। इज दैट क्लियर? तो अब हम ये पॉइंट लिख लेते हैं। लिखिए, ओके तो पहले आप ऐसे लिखो, ये तीनों रिएक्शंस लिख ली और इनके डेल्टा एस के साइन लिख लो। नोटेड? ओके, लिखो मोस्ट इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 has positive delta S. Equation number 1 has positive delta S. Therefore, its slope is negative. Its slope is negative. But line of coke to CO conversion, line of coke to CO conversion, line of coke to CO conversion is usually above, is usually above to the line of most of the metal, to the line of most of the metal in the low range of temperature, in the low range of temperature, in the low range of temperature. So coke can be used as a, coke can be used as a, so coke can be used as a potential reducing agent. Coke can be used as a potential reducing agent at very high temperature, at very high temperature. Even we cannot use, even we cannot use coke as a reducing agent
even we cannot use coke as a reducing agent, to reduce zinc, to reduce zinc from zinc oxide, to reduce zinc from zinc oxide, at a temperature less than, at a temperature less than 907 डिग्री सेल्सियस। ये जो मैंने 970 लिखा है ना, दिस इज 907, प्लीज मेक इट करेक्ट। 970, 970 लिख दिया था मैंने। because the line for the zinc, because line for the zinc, because the line for the zinc lies below to the coke line, below to the coke line, at temperature less than, at temperature less than 907. Next point, क्या मैं अगर आपसे ये पूछूं कि भाई इसी 450 पे क्या मैं कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकता हूं? अगर कार्बन CO2 कन्वर्ट हो रही हो, कार्बन गेटिंग कन्वर्टेड टू CO2, अगर मैं 450 डिग्री पे मुझे जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कराना है, लेकिन मैं इस प्रोसेस की बात कर रहा हूं, will this process be spontaneous if temperature is around 500 डिग्री? नहीं पॉसिबल। इसका मतलब कि आप कोक को किसी भी तरीके से यूज नहीं कर सकते, चाहे कोक कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो या कोक कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो, ये पॉसिबल नहीं है जब तक टेम्परेचर इज अराउंड 450 to 50, क्योंकि फिर भी कार्बन से CO2 वाली लाइन भी जिंक वाली लाइन से ऊपर है। इसका मतलब कि हम कोक को किसी भी तरीके से यूज नहीं कर सकते। अब आप साथ में लिखोगे सिंस द लाइन फॉर कार्बन टू CO2 conversion, since for the line carbon to CO2 conversion lies above to the line of zinc, to the line of zinc at 450 to 500 degree Celsius, 450 to 500 degree Celsius. So we have no choice to use coke. We have no choice to use coke. आगे आप ये रिएक्शन भी लिख सकते हो, नहीं रोक सकते बिल्कुल। इसीलिए जब भी आप एक ऐसी मेटल की बात कर रहे हो जो कार्बाइड बनाती है, उसके लिए हम कोक को यूज करते ही नहीं। फिर इलेक्ट्रोलिसिस कराओ या फिर कोई और रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लो, राइट? मतलब आपको कोक को फिर आपकी ऑप्शन नहीं है। ओके, आगे पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखना। at temperature more than 907, at temperature more than 907
line of the coke ब्रैकेट्स में ऐसे लिखना, कोक टू CO लाइन, ऐसे line of the coke lies below to the line of most of the metal oxides, below to the line of most of the metal oxides. So coke can be used as reducing agent at very high temperature. At very high temperature. There will be drawbacks associated with this. There will be drawbacks associated with this. There will be drawback associated with this because at very high temperature, at very ना लिखो, ऐसे लिखो, to achieve very high temperature, huge quantity of fuel will be required. Which will be cost ineffective. Moreover, at very high temperature, when we use coke, it reacts with the metal formed to form metal carbides. आगे आप ये रिएक्शन लिखो. फॉर एग्जाम्पल, next point, since write this reaction. Zinc oxide plus coke at temperature more than 907 to getting zinc plus CO, but delta G is negative. यानी कि मैं इस रेंज में हूं जब कोक वाली लाइन जिंक वाली लाइन से नीचे आ चुकी है. मेल्टिंग पॉइंट जो है वो तो अराउंड 500 समथिंग के अराउंड है ना.
बॉइलिंग पॉइंट, हाँ कितना, मतलब वो जो सी लाइन हाँ मैं समझ गया, जो ग्राफ है वो अराउंड 907 पर, तो अभी भी कोक की लाइन ऊपर है, करेक्ट। तो जब मैं बोल रहा हूँ ना व्हेन टेम्परेचर इज अबव 907, ऑब्वियसली हम ग्राफ के हिसाब से जब चल रहे तो हमारा टेम्परेचर 1000 1200 1300 से कम सिंह ज्यादा ही है, क्योंकि 907 के बाद 1000 तक पहुंचने में बहुत स्मॉल गैप है। सर हमें वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता था, वो बराबर। हाँ डेफिनेटली वो जो वैल्यू एग्जैक्ट हो रही है वो तकरीबन होती है 830 के आसपास। 907 पे तो लाइन स्लोप चेंज कर रही है, उसके बाद जहां पर वो लाइन पहली बार कट कर रही है कार्बन मोनोऑक्साइड की, वो टेम्परेचर यहां से 1000 दिख रहा है ना, लग तो 1000 है, वो होता तकरीबन 800 समथिंग, 830 850 के करीब। ओ मैं क्या बोली जा रहा हूं, ओहो 907 के बाद ये 1000 के बीच ऑलमोस्ट 980 970, मैं 830 बोली जा रहा हूं, सॉरी। ठीक है, सो ऑब्वियसली जो जिस टेम्परेचर पे हम रिएक्शन करवाएंगे जिंक वाली, वो डेफिनेटली 1000 से तो ज्यादा ही टेम्परेचर पे करवाई जाएगी। आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर। ओके, हाँ मुझे बस इसमें ये लाइन लिखवानी है। अभी क्या लिखवा रहा था लास्ट पॉइंट, आपने ये लाइन लिख ली ना। हाँ, सो व्हेन वी कैरी आउट रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड, when we carry out reduction of zinc oxide using coke at temperature, more than 1000 degree, we can get zinc, but in vapor form, सो मैं अराउंड यहां 1200 डिग्री पे करवा रहा हूं रिएक्शन, जिंक की लाइन तब तक कोक से ऊपर जा चुकी है, सो अब इस रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव है, बट जो भी मैं जिंक 1200 डिग्री पे करवाऊंगा रिएक्शन, मेरे पास जिंक के वेपर्स बनेंगे, सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलेगा। जनरली बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये फिगर लर्न करना है, जिस टेम्परेचर पे जाके कोक वाली सारी लाइंस एक टेम्परेचर पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या होगा, इस पॉइंट पर जाके सबकी लाइन इंटरसेक्ट कर गई, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उन सब के गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन इक्वल हो चुके हैं, क्योंकि जहां पे जाके ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन और CO2 का गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन इक्वल हो चुका है। एक्चुअली उस पॉइंट पर होता क्या है, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, दिस रिएक्शन कम्स इन इक्विलिब्रियम, this reaction comes in equilibrium at that point। इसका मतलब अगर आप 750 डिग्री पे कोक को रिएक्ट कराओगे तो आपको इक्विलिब्रियम मिक्सचर में तीनों कंपोनेंट मिलेंगे, कोक, CO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। 750 डिग्री पे जाके ये रिएक्शन इक्विलिब्रिएट कर जाएगी। अब आपको मिक्सचर में कोक भी मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलेगी। इसका अपना एक ड्रॉबैक है, मैं ये चाह रहा था कि फॉर एग्जाम्पल आपको सपोज कोई ये कह दे कि कोई मेटल है जिसकी एक्सट्रैक्शन करानी है अराउंड 730 740 डिग्री के टेम्परेचर पे, और मान लेते हैं कि उस मेटल की लाइन कुछ ऐसे है, यानी कि क्या मैं 750 पर कोक यूज कर पाऊंगा?
अगर रेड लाइन इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सम एनी मेटल M, 750 पे मैं कोक यूज कर पाऊंगा, राइट? अब मान लो किसी ने कहा कि हमने मेटल ऑक्साइड के साथ कोक रिएक्ट करवाया और कोक से कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन रहा है, क्योंकि 750 पे तो तीनों चीजें बन सकती हैं। अब प्रॉब्लम क्या होगी, जो CO2 बनेगी ना वो इस कोक को कंज्यूम करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना रही है। अभी ये रिएक्शन की जब मैं बात कर रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड कोक से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी, तो अगर प्रोडक्ट में CO2 बना वो तो बनेगा ही, लेकिन CO2 कोक के साथ रिएक्ट हुए कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना रहे हैं, तो हमारा बहुत सारा रिड्यूसिंग एजेंट तो साइड रिएक्शन में यूज हो रहे हैं। हमारा जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसकी टेंडेंसी मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाने के साथ साथ पैरेलली कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करने की भी है। तो आपके कोक का यूटिलाइजेशन एक साइड रिएक्शन में जा रहा है। जनरली ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको फिर कोक की क्वांटिटी और डालनी पड़ेगी। यू गॉट दिस और नॉट? क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनी, क्योंकि बनती है 750 पे, तीनों का लिए डेल्टा जी का फॉर्मेशन इक्वल हो गया, तो कोक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन करना शुरू कर देगा। तो आपको जो रिक्वायरमेंट कोक की कम मात्रा में लेने की थी वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मात्रा में लेना पड़ेगा। तो इसलिए यूजुअली मैंने ये इसलिए बोला कि आपको 750 का फिगर क्यों याद रखना है, कि अगर आपसे कोई कह दे कि क्या हम 750 डिग्री पे कोक को यूज कर लें और हमारी मेटल की लाइन कोक वाली लाइन से ऊपर लाई कर रही है, यस वी कैन यूज, इन प्रिंसिपल वी कैन यूज, बट इट विल हैव नाउ अनदर ड्रॉबैक। अब इसे सेपरेट पॉइंट बना के लिखना। सपोज ऐसे लिखना, एट टेम्परेचर 750 डेल्टा जी इज नेगेटिव। ऐसे ही रिएक्शन लिखना, मेटल ऑक्साइड प्लस कोक 750 CO2 प्लस M। मेटल की लाइन किसी एक के नीचे चली जाए, करेक्ट। मैंने कहा ना इन प्रिंसिपल आप यूज कर सकते हो, पर मैं कह रहा हूं आपको कोक की मात्रा जो आप सोच रहे हो उससे ज्यादा लेनी पड़ेगी। वो तो जाएगा सर, जैसे काम देगा सीओ पहले कार्बन रिड्यूस करना था, सीओ रिड्यूस कर देगी, CO रिड्यूस कर देगी, करेक्ट। पर क्वेश्चन ये कि जो CO भी बनेगा, मतलब CO यू कैन यूज डेफिनेटली, को अगर मैं कार्बन की बजाय CO यूज करता, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता, पर फिर भी CO भी तो लाने के लिए मुझे कोक तो चाहिए ही, कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो लाने के लिए मुझे कोक चाहिए ना। तो डेफिनेटली आप जब तक कोक यूज कर रहे हो 750 पे, वो इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता रहेगा। भले ही आपका कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल को रिड्यूस करा दे, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करा दे, पर क्वेश्चन ये कि कोक की रिक्वायरमेंट तो तब भी पड़ गई यार, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड लाने के लिए मुझे कोक चाहिए। कोक CO2 से रिएक्ट करी जा रहा है, ये तो कंफर्म है ना कि मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड से कराऊंगा तो मेटल प्लस CO2 बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड लाने के लिए तो कोक यूज किया था, देन हाउ कैन नॉट वी एक्सपेक्ट कि ये CO2 कोक से रिएक्ट नहीं करेगा? तो इवेंचुअली कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड तभी तो हम कह रहे हैं कि हमें तो नुकसान हो गया, कोक का यूज करना पड़ रहा है, कोक की जरूरत हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा लगानी पड़ रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, पर कार्बन मोनोऑक्साइड लाने के लिए मुझे कोक यूज करना पड़ा। अब कोक यूज किया मैंने, कार्बन मोनोऑक्साइड बनी, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे बनी उसने मेटल ऑक्साइड से CO2 बनाया, और CO2 के बनते ही वो कोक को कंज्यूम भी कर रहा है।
ऐसा तो नहीं होता ना कि जैसे मैंने सपोज मिक्सचर में कोक डाला, उसी वक्त सारा कोक कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। कोक का अगर मैंने 10 ग्राम लिया, उसका 1 ग्राम बन के कार्बन मोनोऑक्साइड बना, अभी 9 ग्राम कोक प्रेजेंट है। द मोमेंट कार्बन मोनोऑक्साइड की थोड़ी भी क्वांटिटी बनी, उसने अपना काम इफेक्टिवली कर दिया मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करा के। CO2 बन रही है और अगर आपका कार्बन बचा हुआ है, कुछ ना कुछ वेस्ट होना शुरू, क्योंकि सारी रिएक्शंस तो पैरेलल ही चल रही हैं। अग्रीड? तो यहां पर आप लिखो एट 750 डिग्री even if we can use carbon monoxide, even if we can use carbon monoxide as a potential reducing agent, as a potential reducing agent, even if we can use carbon monoxide as a potential reducing agent, but if we take coke, then as CO2 gets formed, it will establish its equilibrium. ये रिएक्शन, it will establish its equilibrium and requirement of coke will be more than our expected quantity. मुझे एक बात बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड वाली लाइन, मैं इस कार्बन मोनोऑक्साइड वाली लाइन की बात कर रहा हूं 750 पे, कार्बन मोनोऑक्साइड वाली लाइन तो मेटल से नीचे ही है ना। क्या मैं ये रिएक्शन कराता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इससे करवाऊंगा, आई कैन सॉल्व माई पर्पस। पर मैं ये कह रहा हूं अगर मैंने कोक यूज किया तो क्या होगा, इससे अच्छा फिर तरीका क्या है, एक काम करो, कोक लो, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए कोक यूज करना पड़ेगा। कोक से कार्बन मोनोऑक्साइड एक अलग फर्नेस में बनवाओ। अब जो वहां से CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही है, उसको नेक्स्ट चैम्बर में पास करा के अब ये रिएक्शन नेक्स्ट चैम्बर में करो। प्रॉब्लम कब है? प्रॉब्लम तब है जब कोक CO2 के कांटेक्ट में आया। CO2 पर क्वेश्चन ये कि हम जब इतने हाई टेम्परेचर पे मेटलर्जी कराते हैं, ये KOH वगैरह कुछ काम नहीं करते उस टाइम पर ये हमारे किसी काम में नहीं आते, तब तक तो बेचारा KOH मेल्ट हो चुका होता है। आपको ये पॉइंट समझ लगा जो मैंने अभी क्या कहा, कि मैं कह रहा हूं प्रॉब्लम ये है कि अगर CO2 बनी और वो कोक के कांटेक्ट में आई, तो एक काम करो, सेपरेट चैम्बर में पहले कोक से सारा कार्बन मोनोऑक्साइड बनवाओ। कोक से कार्बन मोनोऑक्साइड बनवाने के लिए तरीका वही, लेस सप्लाई ऑफ एयर दो ताकि कोक से कार्बन मोनोऑक्साइड बने, और बनने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड को पास कराओ नेक्स्ट चैम्बर में और वहां रखवा दो मेटल ऑक्साइड। बट ये मत करो कि मेटल ऑक्साइड के साथ कोक की रिएक्शन करा दो डायरेक्ट। जैसे अगर हम डायरेक्ट रिएक्शन कराते हैं और कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 एक कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, तो सर हम कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल तो रिड्यूस करेंगे, तो सर दिक्कत क्या होगी? क्वेश्चन क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड तो रिड्यूस कर रही है, पर जो आपने कोक यूज किया था कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए, वो CO2 को तो कंज्यूम कर रहा है ना साथ के साथ। तो कार्बन की क्वांटिटी दो चीजों में नहीं यूज होगी, एक तो ये रिएक्शन करवाने में और ऊपर से ये रिएक्शन भी करवाने में। सर हमें वहां से 2 मोल CO लेना, फिर वो आगे रिड्यूस करेंगे। 2 मोल CO? सर अगर 1 मोल CO और अच्छा, मतलब 2 मोल CO बना, हाँ ठीक है, फिर सर वो आगे ठीक है। उस स्टेज तक आने में जितना टाइम लगा, उस टाइम तक तो कोक आपका वेस्ट हुआ ही है, इवेंचुअली यूज हो रहा है। मैंने आपको क्या कहा, इन प्रिंसिपल आप यूज करवा लो, बट ये जरूर है कि आपका कोक कुछ ना कुछ वेस्टेज में जा रहा है।
इवेंचुअली तो मैं भी मानता हूं कि जब कोक, आप ये कह सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड यूज होती गई, ली चैटलर प्रिंसिपल से रिएक्शन आगे जाती गई, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से आपने मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करा लिया। पर क्वेश्चन ये था कि अगर ये कोक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट ना करता तो उससे क्या बेनिफिट होता। अगर ये कार्बन की पॉसिबिलिटी ना होती, क्यों 750 पे फिर रिस्क लें? 750 से कम पे, सॉरी 750 से ज्यादा पे करवाऊं ना, कोई ऐसी साइड रिएक्शन हमें क्यों चाहिए? क्योंकि मेटलर्जी में जब आप एक फर्नेस में रिएक्शंस कराते हो, इन नंबर ऑफ रिएक्शंस अकर इन पैरेलली, जो हम सोच रहे होते हैं अकेली वो भी नहीं चल रही होती, अभी तो इसके साथ पैरेलली बहुत कुछ चल रहा है। इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ओके, हाँ रह ही जाना है, करेक्ट, एडवाइजेबल नहीं है। कार्बन इक्विलिब्रियम मेंटेन है, तीनों ने रहना है, तीनों ने रहना है। सर कार्बन भी प्रेजेंट है हमारे पास, तो वो भी यूज होगा। और कार्बन किस चीज के लिए यूज होगा? अब ये रिड्यूसिंग और CO2 बनाने को, कार्बन मोनोऑक्साइड, और जब एक ही सब्सटेंस दो रिएक्शन में यूज हो रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट एक्सपेक्टेड क्वांटिटी से ज्यादा या कम है? रिक्वायरमेंट ज्यादा है। एंड कार्बन कोक, I cannot say that it is a very cheap reducing agent. इसलिए क्वेश्चन ये है कि जब आपका सेम रिएक्टेंट मोर देन वन साइड रिएक्शंस में यूज होगा, ऐसी रिएक्शंस हम अवॉइड करेंगे। तो क्या दिक्कत है इमोशनल होने की 750 पे? करवाओ 900 पे, करवाओ एक ऐसे टेम्परेचर पे जहां पर पैरेलली कोई रिएक्शंस इक्विलिब्रियम ना मेंटेन करे अपना। मेक सेंस? नेक्स्ट, अब कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड की काफी डिस्कशन होगी। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है what if we use hydrogen gas as reducing agent? अब नेचुरली अगर मैं हाइड्रोजन गैस से इसका ऑक्साइड फॉर्मेशन देखूं, तो डेल्टा एस का साइन क्या होगा इस प्रोसेस में? नेगेटिव। और अगर मैं यही रिएक्शन ऐसे करवाता, यूजुअली वैसे एलिंगम डायग्राम में हम ऑक्सीजन के पर मोल से कंपेयर करते हैं ना, तो बेटर है कि मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बन जाएगा 2H2 प्लस O2 गिव्स water liquid. Delta S is here negative. But if you carry out this reaction at a temperature above 100 degrees, अब आपका डेल्टा एस चेक करो। अगर मैंने यही वाटर स्टीम की फॉर्म में लिया तो मैं कह सकता हूं 3 मोल गैस से 2 मोल गैस बन रही है, तो भी डेल्टा एस नेगेटिव। अब डेल्टा एस अगर नेगेटिव होगा, अगर डेल्टा एस दोनों के लिए नेगेटिव है, तो फिर हाइड्रोजन की लाइन की स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। और हाइड्रोजन की लाइंस यूजुअली सब मेटल ऑक्साइड्स के लिए, जनरली मेजॉरिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड्स के लिए अबव है मेटल से। यानी कि एलिंगम डायग्राम में मोस्टली हाइड्रोजन की लाइन for many of the metals, hydrogen line lies above to those for metals. इसका मतलब क्या हुआ? अगर हाइड्रोजन की लाइन मेटल्स की लाइंस, मोस्ट ऑफ द मेटल्स की लाइन से ऊपर है,
What does it indicate? Hydrogen we cannot use as a reducing agent. There are few metals जिनकी लाइन हाइड्रोजन से ऊपर, लाइक यूजुअली जब कॉपर +1 स्टेट में हो, स्पेशली लाइक क्यूप्रस ऑक्साइड अगर हो, तो क्यूप्रस ऑक्साइड के लिए लाइन हाइड्रोजन से ऊपर होगी. सो आई कैन रिड्यूस क्यूप्रस ऑक्साइड विद हाइड्रोजन. I can carry out this process. There are few metals जिनके लिए मैं ये यूज कर सकता हूं, लाइक जैसे एग्जांपल यहां दिया है, मोलिब्डेनम, जर्मेनियम, कोबाल्ट. These are the metals. You can get these metal from their oxides if you use hydrogen as a reducing agent. But still we don't prefer hydrogen. Any reason? हाई टेम्परेचर पे कराना और हाइड्रोजन एक्सप्लोसिव है. और तो और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मैं हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराता हूं तो अगर मैंने कार्बन यूज किया होता तो मेटल का कार्बाइड बनता. देन व्हाट इज द गारंटी मेटल का हाइड्राइड ना बने? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो वॉइड्स हैं वहां पे कार्बन इजीली फिट हो जाता है. हाइड्रोजन तो सबसे छोटा है, वो तो इजीली फिट होगा. सो यूजुअली आप कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी, कोबाल्ट, जर्मेनियम, मोलिब्डेनम, कॉपर इन +1 स्टेट, फॉर दीज यू कैन यूज हाइड्रोजन, बट स्टिल वी डोंट प्रेफर इट. Because of combustibility issues of hydrogen, and formation of hydride is possible. But this point is very unimportant from exam point of view, क्योंकि हाइड्रोजन से रिलेटेड क्वेश्चन यूजुअली कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन कोक से इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूजुअली मैं यहां पर बच्चों को एक राइम देता हूं. क्यू मतलब कॉपर इन +1 स्टेट, वहां मतलब टंगस्टन, कोबाल्ट, जी जर्मेनियम, मॉथ एमओ. क्योंकि इस चैप्टर में जितना मैं थ्योरी यहां बता रहा हूं ये सब एक तरफ, इस चैप्टर का बेस्ट क्वेश्चन हमेशा यही मिलता है, इस मेथड का यूज किस किस मेटल के एक्सट्रैक्शन में होगा. तो आपको ये अगर पता तो आपका सिक्योर है इस चैप्टर के मार्क्स. एग्जांपल्स नहीं पता तो जितनी मर्जी नॉलेज ले लो लिंगम डायग्राम की, सब वेस्ट. तो क्यों वहां कोरोना से जीवों की मौत हुई, तो वहां पर क्यों का मतलब है कॉपर +1, वहां मतलब टंगस्टन. यानी कि ये वो मेटल्स हैं जिनको आप हाइड्रोजन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करवा के एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. मतलब अगर आपसे किसी ने पूछा क्या क्यूप्रस ऑक्साइड में हाइड्रोजन यूज कर सकता हूं, यस. क्या टंगस्टन के ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन यूज कर सकता हूं, यस. सो दिस इज लिस्ट ऑफ दोज मेटल जिनके ऑक्साइड्स को रिड्यूस कराना हो, यू कैन यूज हाइड्रोजन. So these are those metals whose oxides can be reduced using
hydrogen as reducing agent. क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, हाइड्रोजन की बात उठाई ही क्यों? क्वेश्चन ये कि कोक यूज करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, पर हाइड्रोजन को यूज करने के लिए उतना हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए। ये एडवांटेज है हाइड्रोजन का कोक के साथ। इफ कोक रिक्वायर्स अराउंड 1500-2000 डिग्री, ये वही काम 800-700 डिग्री पे करवा देगा, प्रोवाइडेड उस मेटल की लाइन हाइड्रोजन से ऑब्वियसली ऊपर हो। मेटल की लाइन ही नीचे हुई फिर तो बात ही अलग है। तो मैं यहां पर उन मेटल्स की लिस्ट दे रहा हूं जिनके लिए आप हाइड्रोजन को रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो। मतलब इन सारी मेटल्स की पोजीशन हाइड्रोजन वाली लाइन से ऊपर है, और हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एट लेस टेम्परेचर देन कोक। दिस इज एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ हाइड्रोजन। बट ऑन द ड्रॉबैक साइड, हैंडलिंग इश्यूज ऑफ हाइड्रोजन एट हाई टेम्परेचर, हाइड्राइड फॉर्मेशन, ये रहेगा। एक भी मेथड आपको ऐसा नहीं मिलने वाला जो 100% कामयाब हो। जितने भी मेथड हमने आगे भी पढ़ने हैं, सबके एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। हमें कंप्रोमाइज तो करना पड़ता है यील्ड के साथ। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके। उसके बाद वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि मान लो कि आपके पास मेटल सल्फाइड्स हैं और आप कोक यूज करना चाहते हो। अगर कोक रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये सारा सल्फर उठा के कार्बन डाइसल्फाइड और मेटल बना देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए मेटल सल्फाइड्स आर फार फार मोर स्टेबल देन कार्बन डाइसल्फाइड। इसलिए इस प्रोसेस का डेल्टा जी इज पॉजिटिव एंड सरप्राइजिंगली पॉजिटिव फॉर ऑलमोस्ट एवरी मेटल। इसका मतलब आप मेटल सल्फाइड को कोक डाल के मेटल में रिड्यूस कभी नहीं करवा सकते। द रीजन इज कि मेटल सल्फाइड्स आर मच मोर स्टेबल देन कार्बन डाइसल्फाइड। So for this reaction, delta G is positive. अगर इसका रीजन आपसे कोई पूछे तो आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आए हो। You know that this pi bond is between 2p pi 3p pi, and 2p pi 3p pi are worst kind of the pi bonds. Best pi bonds 2p pi 2p pi, second best 2p pi 3d pi। इसके अलावा कोई भी पाई बेकार है, दो ही पाई बॉन्ड अच्छे हैं, 2p pi 2p pi बेस्ट, नेक्स्ट 2p pi 3d pi, इसके अलावा सब बेकार। इसलिए कार्बन डाइसल्फाइड का ये जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है, ये इसके इस रिएक्शन के डेल्टा जी को मोस्टली पॉजिटिव ही बना देता है। इसलिए आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि जब आप रोस्टिंग करवाते हो, रोस्टिंग, आपने रोस्टिंग पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा था कि मेटल सल्फाइड में ऑक्सीजन डाल के पहले उसे मेटल ऑक्साइड बनाया जाता है। नहीं तो हम सीधा करवा देते हैं मेटल जैसे आपने मेटल ऑक्साइड है उसमें कोक डाल के कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2 कुछ भी बना दिया, तो देखो जस्ट फर्क 2p pi 2p pi बॉन्ड का है, बस जस्ट एक 2p pi 2p pi बॉन्ड का फर्क है, जिसने कितनी सारी रिएक्शंस के लिए ये रिएक्शन टिका डेल्टा जी नेगेटिव बनाया हुआ था। इसलिए अगर मेरे पास कभी भी मेटल सल्फाइड आ गया
तो मैं उसे डायरेक्ट कोक से रिएक्ट नहीं करवाऊंगा, मुझे एक स्टेप ऐड करना पड़ गया, पहले मेटल सल्फाइड को मेटल ऑक्साइड बनाओ, और मेटल सल्फाइड को मेटल ऑक्साइड बनाने का तरीका रोस्टिंग आप पढ़ चुके हो। तो यहां पर अब आप ऐसे लिखोगे, मोस्ट ऑफ द मेटल सल्फाइड्स, मोस्ट ऑफ द मेटल सल्फाइड्स are being, most of the metal sulfides are being less stable than carbon disulfide, more stable, sorry, than carbon disulfide. So for this reaction, delta G is mostly positive. So that is the reason it is advisable, that is the reason it is advisable not to use coke as reducing agent, not to use coke as reducing agent, rather first convert sulfides into oxides, first convert sulfide into oxides by carrying out roasting process, by carrying out roasting process. अब यहां एक सवाल ऐसे पूछा जाता है, for this reaction delta G naught is negative, but still we don't find that this reaction is even possible even at room temperature. रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव है, फिर भी हम ये रिएक्शन नहीं करवा सकते, ये रिएक्शन कराने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। तो आंसर इसकी हर बार हर सवाल का जवाब थर्मोडायनामिक्स नहीं देगी, काइनेटिक्स का भी अपना रूल है। तो यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी Cr2O3 को एल्यूमिनियम से रिएक्ट होने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो अपने पास रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल है भी नहीं। यानी कि हो सकता है कोई रिएक्शन थर्मोडायनामिकली स्पॉन्टेनियस हो बट काइनेटिकली वो फेवरेबल नहीं है, इसलिए हमें काइनेटिक्स और थर्मोडायनामिक्स दोनों फैक्टर चाहिए। और बहुत रेयर होता है, यूजुअली जहां थर्मोडायनामिक्स की तरफ से हाँ हो जाती है मोस्टली काइनेटिक की तरफ से हाँ हो जाती है। बट यहां मैं आपको दो रिएक्शन पर्टिकुलरली एम्फेसाइज करूंगा कि आपको पता होना चाहिए। एक तो ये जहां पर थर्मोडायनेमिकली ये फेवरेबल है बट काइनेटिकली फेवरेबल नहीं है, और दूसरी just for your revision, for this reaction delta G is negative, thermodynamically more stable form, बट फिर भी डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट होने में सालों साल लग जाते। रीजन इज ह्यूज एक्टिवेशन एनर्जी एसोसिएटेड विद द प्रोसेस। राइट
तो आपको एक चीज अब हमेशा ध्यान में रखनी, आने वाले टाइम में जब भी आप ऐसे कोई भी मेटल की एक्सट्रैक्शन करोगे जिसकी ओर सल्फाइड ओर है, तो पहले वहां पर रोस्टिंग कराओगे और वहां पर आपको यह भी बोला जाएगा, देखो रोस्टिंग कराने के लिए एक चीज मुझे याद दिलाओ, रोस्टिंग कराने के लिए हमने क्या बोला था कि किसी मेटल के सल्फाइड को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करना है, वो भी हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर जनरेट कहां से करें? फ्यूल जला के। फ्यूल कौन सा ले? कोक। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता कि मान लो मेरे पास है कोई भी सल्फाइड ओर का नाम बताओ, लेट्स से गैलेना, लेड सल्फाइड। आपको यह पूछा जाता कि जब इसकी रोस्टिंग करवाई, लेड सल्फाइड की रोस्टिंग कराई, ऑक्सीजन डाल के हीट किया, लेकिन साथ में कोक डाला, तो उस कोक का यूज क्या था? तो आप बोलोगे इट इज मियरली फ्यूल। भले ही रोस्टिंग में कोक डाल रहे हो, पर वो कोक लेड सल्फाइड को लेड में तो कन्वर्ट कभी नहीं करेगा। इसलिए अगर आपसे कभी भी ऐसा कोई सल्फाइड रिलेटेड और से क्वेश्चन आता और रोस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में आया और उन्होंने पूछा कि कोक डाला, क्यों डाला, आप बोलोगे कोक सिर्फ फ्यूल के तौर पे डाला। कोक वहां रिड्यूसिंग एजेंट नहीं काम करेगा फिर, राइट? अब हम आगे बढ़ते, नेक्स्ट अवर डेफिनेशन इज स्मेल्टिंग। Smelting is basically associated with formation of slag. तो हमें basically we have to get familiarized with the term slag. कि what is slag? It's a fusible mass मान लो बच्चों मेरे को ना आयरन ऑब्टेन करना प्योर फॉर्म में, लेकिन मेरे को आयरन जो है ना, मेरे पास आयरन की ओर है लेट्स से हेमेटाइट। सपोज आई हैव हेमेटाइट और मुझे हेमेटाइट से किसी तरह आयरन ऑब्टेन करना है। डेफिनेटली वेरी कॉमन सेंस ये कहते किसी तरह ये ऑक्सीजन निकलवा दो, यूज रिड्यूसिंग एजेंट। मैं कार्बन मोनोऑक्साइड को भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकता हूं यहां पर, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी अगर मैं टेम्परेचर 800-900 डिग्री तक रखता हूं तो Fe2O3 इजीली रिड्यूस हो जाता है। मैं कोक भी यूज कर सकता हूं, बिकॉज अगर मैंने टेम्परेचर 2000 डिग्री 1500 लिया, कोक की लाइन तो डेफिनेटली Fe2O3 से नीचे आ चुकी होती है। सो दैट इज नॉट एट ऑल ए पॉइंट टू वरी कि Fe2O3 से आयरन के लिए आपने कार्बन मोनोऑक्साइड यूज की, दिस यू हैव ऑल्टरनेटिव, यू कैन यूज कोक, यू हैव ऑल्टरनेटिव। आपने आयरन ले लिया, इस कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन बन के CO2 निकाल दिया, या इस कोक ने ऑक्सीजन के साथ CO बना के निकाल दिया। क्वेश्चन ये आता कि जो आयरन बचा, आयरन मेरे पास आया, आयरन इज ए रिएक्टिव मेटल, तो जैसे ये एयर के कांटेक्ट में आएगा ये फिर से Fe2O3 बना देगा। तो जब भी हम फर्नेस से आयरन ऑब्टेन करेंगे, हम ये चाहेंगे कि उस फर्नेस में एक ऐसी जगह हो जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो। और आयरन अगर मोल्टन फॉर्म में आया, देखो जब भी आप कोई स्टेप कराते हो मेटलर्जी में, वो बहुत दिनों तक कराते हो, कुछ घंटों तक नहीं, बहुत दिनों तक कराते हो, क्योंकि आपको ये मेटल मिलियन ट्रिलियन क्विंटल स्केल पे लेना है। इसलिए आपको मेटल ऑक्साइड भी बहुत ज्यादा भारी मात्रा में ली है, फ्यूल आपने बहुत ज्यादा भारी मात्रा में ली है, तो आप सोचो कि आपको आयरन कुछ घंटों में मिल जाएगा, ना जी ना, कुछ दिन लगेंगे, मे बी फ्यू वीक्स, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन है। और आप ये भी नहीं कर सकते आयरन बना ताजा ताजा बना साथ साथ से फर्नेस से निकालते हैं, नहीं, उसके लिए बहुत कॉस्ट बढ़ जाती है। इसलिए आपकी ब्लास्ट फर्नेस में आयरन कुछ घंटों कुछ दिन लिक्विड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में पड़ा रहेगा, लेकिन आपको किसी तरह उस आयरन को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से बचाना है। तो क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि यहां एक इंप्योरिटी जो बैठी हुई है
उसी इंप्योरिटी को आयरन का कवच बना दिया जाए, उसी इंप्योरिटी को आयरन के सरफेस पे किसी तरह लिटा दिया जाए ताकि वो आयरन का कांटेक्ट एयर से रोक दे। और ऐसा तभी हो सकता है अगर आप उस इंप्योरिटी की डेंसिटी आयरन से कम हो। यानी कि हम ये बेनिफिट लेना चाहते हैं, जिस ओर से मैं आयरन लूंगा अगर उस ओर में कोई इंप्योरिटी हो और मुझे अगर पता लग जाए कि मैं उस इंप्योरिटी को एक ऐसे केमिकल में कन्वर्ट कर सकता हूं विच इज वेरी लाइट, तो मैं बाहर से एक्स्ट्रा केमिकल डालूंगा और वो एक्स्ट्रा केमिकल सिलेक्टिवली इंप्योरिटी से रिएक्ट करेगा, कुछ ऐसी चीज बना देगा जो कि बहुत लो डेंसिटी की भी हो और दूसरा वो आयरन से रिएक्ट भी नहीं करती हो। तो ऐसे केस में वो जो मटेरियल होगा वो आयरन के सरफेस पे लेयर बना देगा, तो आयरन विल रिमेन अवे फ्रॉम द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एंड यू कैन स्टोर आयरन फॉर लॉन्ग टाइम। बट ये काम हम तभी करवाते हैं जब हम लिक्विड्स के ऊपर दूसरा लिक्विड ला रहे हैं, मतलब जो भी आप मटेरियल बनवाना चाह रहे हो जो आपकी मेटल के लिए कवच का काम करेगा, दैट शुड बी हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। और आप ये पढ़ के आए हो कि अगर हम किसी सॉलिड में इंप्योरिटीज ऐड कर दें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। तो हम करने क्या लगे हैं इसमें, ये और तो पहले से इम्प्योर है, इसमें इंप्योरिटी है, तो मैं बाहर से एक एक्स्ट्रा केमिकल डालूंगा, वो एक्स्ट्रा केमिकल जाके इंप्योरिटी से रिएक्ट करेगा, इंप्योरिटी से रिएक्ट करके वो एक ऐसा मटेरियल बनाएगा जिसको मैं बोलूंगा स्लैग। बाहर से जो मैंने केमिकल डाला उसको मैं बोलूंगा फ्लक्स। वो इंप्योरिटी से रिएक्ट करेगा, कुछ नया बनाएगा, दैट विल बी स्लैग। एंड द स्लैग विल बी having two properties. It's of very light melting point, low melting point it has, and moreover its density is very less. At least इसकी डेंसिटी इतनी कम हो कि जिस मेटल को बचाना उससे तो कम हो, राइट? तो मैं यहां पर कैसे लिखूंगा, व्हाट इज स्लैग? a chemical called flux which when react with some impurity to form a substance called slag, and this slag has two property. It's of low melting point, its density is less than density of metal to be protected. और ये इंप्योरिटी हम किसकी बात करें, इंप्योरिटी प्रेजेंट इन ओर। फॉर एग्जाम्पल, आने वाले टाइम में आप एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर पढ़ोगे, कॉपर की एक्सट्रैक्शन का वन ऑफ द स्टेप है स्लैग फॉर्मेशन। यहां पे जब मैं लिख रहा हूं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, बट वन ऑफ द स्टेप विच इज यूज्ड इन मेटलर्जी ऑफ कॉपर इज स्लैग फॉर्मेशन। इसमें क्या किया जाता है, लेट्स से आई हैव ओर ऑफ कॉपर चैल्कोपाइराइट CuFeS2, इसमें डेलिबरेटली पहले तो ये सल्फाइड हो रहा है, तो मुझे किसी तरह इसको रोस्टिंग करा के ऑक्साइड्स में लेके आना। तो जब मैं यहां पर इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराता हूं, ये पहले बनाता है क्यूप्रस सल्फाइड प्लस आयरन सल्फाइड प्लस SO2।
आप यहां पे ये भी पूछ सकते थे कि सर ये ऑक्सीजन जब कॉपर सेट करी, कॉपर का ऑक्साइड क्यों नहीं बनवाया, आयरन का ऑक्साइड क्यों नहीं बनवाया? बनता है बट कम बनता है, ये मेजॉरिटी में बन रहे, दे आर मेजर प्रोडक्ट। अब मैं इस स्टेप को, अगर मुझे यहां आयरन को ऑक्साइड बनाना है, कॉपर को ऑक्साइड बनाना है, आई नीड टू एड एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस, वेरी हाई क्वांटिटी, उसको बोलते हैं ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर इज रिक्वायर्ड। तो अगर मेरी ऑक्सीजन की सप्लाई लो है तो मुझे ये दोनों ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन एक्सेस में कर देता हूं और ले लेता हूं ऑक्सीजन रिच, तो भी मुझे ये मिलता है, आयरन का ऑक्साइड मिलेगा, लेकिन Cu2O वेरी लिटल, वेरी लिटल। अगर किसी ने पूछा क्यों आपने लिटल क्यों बोला, आयरन और कॉपर में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर कौन है, तो हु विल हैव हाई टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड? आयरन की पोजीशन कॉपर से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, तो कौन ऑक्सीजन से रिएक्ट करना चाहेगा, आयरन। इसलिए मैंने ही बोला ये बहुत कम बनता है। यही प्रॉब्लम है इस चैल्कोपाइराइट में, अगर ये अच्छी खासी मात्रा में बन जाता ना, बहुत सारे स्टेप्स बच जाते जो करवाने ही ना पड़ते। अब प्रॉब्लम ये कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, क्योंकि मुझे तो यहां से कॉपर मिलेगा, आई वॉन्ट टू रिमूव इट। And guys, I'm going to take advantage of its property. I am not forgetting it's a metal oxide. And if it's a metal oxides के nature is basic. Why don't we add some acidic material which selectively will react with this and will form slag? So if you know your impurity is of basic, you will have to choose the flux acidic. तो ऐसे केस में मैं बाहर से इंटेंशनली खूब सारी रेत, सैंड बाहर से डालूंगा, बिकॉज सिलिकॉन इज ए नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक, सो आई विल यूज दिस एज एसिडिक फ्लक्स, एंड दिस इज द impurity we want to get rid of. So this FeO will react with SiO2 flux, and it's a normal acid base reaction. You will get salt FeSiO3, which is called slag. अब ये जो स्लैग है ये बहुत लाइट, लो मेल्टिंग पॉइंट वाला है, इसकी डेंसिटी बहुत कम है। अब आप फिर से इस Cu2S को किसी तरह क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे, उससे कॉपर ऑब्टेन करोगे, ये हमेशा कॉपर के ऊपर लेयर बना लेगा। एंड इवन बीइंग इन मोल्टन फॉर्म, अगर आप चाहते हो कि ये निकल जाए आराम से, ये लिक्विड फॉर्म में इसको बाहर भी निकाल सकते हो आप। क्योंकि आप मेरे को ये भी बोल सकते हो सर कॉपर इज नॉट वेरी रिएक्टिव, कॉपर एयर के कांटेक्ट में आ भी गया तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों स्लैग बनवाएं? मैं बोलूंगा ठीक है, स्लैग बनवा के कम से कम इसे तो हटा लो, ये तो फायदा मिला। यू गॉट दिस और नॉट, कि व्हाट इज द पर्पस फॉर मेकिंग द स्लैग? इफ यू वांट टू रिमूव योर इंप्योरिटी, देन गेट इट फ्री, गेट इट आउट ऑफ द मिक्सचर इन फॉर्म ऑफ मोल्टन लिक्विड। और अगर इसकी डेंसिटी आपकी रिक्वायर्ड मेटल की डेंसिटी से कम है तो फिर इसे पड़ा रहने दो फ्लास्क में, जल्दी से मत निकालो। इज दैट पॉइंट क्लियर? सेम इसमें यहां पर एक पॉइंट ऐड कर रहा हूं विच इज वेरी कॉमनली आस्क्ड, टाइप ऑफ फ्लक्स। तो दो तरह के फ्लक्स है, एसिडिक फ्लक्स एंड बेसिक फ्लक्स। बेसिक फ्लक्स में आप किसको यूज करोगे? मेटल ऑक्साइड्स को, लाइक कैल्शियम ऑक्साइड। एसिडिक फ्लक्स में आप नॉन मेटल ऑक्साइड्स SiO2,
P4O10 phosphorus ऑक्साइड्स। लेकिन हमें कैल्शियम ऑक्साइड कभी रेडीमेड नहीं मिलता, नेचर हमें नहीं देती कैल्शियम ऑक्साइड। नेचर हमें ज्यादातर मात्रा में जो देती है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। पर कैल्शियम कार्बोनेट से CO कैसे मिलेगा ये आपको आता है, जस्ट हीट इट। तो इसलिए आपसे ये पूछा जाता है, बहुत सारी मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में हम बाहर से कैल्शियम कार्बोनेट इंटेंशनली क्यों ऐड करवाते हैं? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट will get converted into calcium oxide, you will use it as a flux। अब देखो यहां मैं बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल यूज करने लगा हूं। ये मेटल ऑक्साइड है ना, ये बेसिक है ना, तो अगर आपकी इंप्योरिटी ही एसिडिक हुई तब मैं इसे फ्लक्स चूज करूंगा। मान लो किसी और में मेरे पास नेचुरली मिट्टी बहुत है, रेत ही बड़ी रेत है, रेत क्या है SiO2, मुझे से हटाना है तो उसमें ये डाल दो और हाई टेम्परेचर पे हीट कर दो, सारी रेत कैल्शियम सिलिकेट बना देगी। सेम रिएक्शन अगर यहां कैल्शियम ऑक्साइड होता, यहां CaSiO3 बनता, सेम। एंड कैल्शियम सिलिकेट इज वेरी इजीली रिमूव्ड बिकॉज इट्स molten material of less density। But I can ask you why you are making silicate and why are you claiming that they have low density? Silicates आप 11th क्लास में बोरॉन कार्बन फैमिली में पढ़ के आए होंगे, अभी पढ़े नहीं है सिलिकेट्स, चेन सिलिकेट्स, शीट सिलिकेट्स। केमिकल बॉन्डिंग में कभी आए थे? ये पढ़ा था उनका नेटवर्क लाइक ह्यूज स्ट्रक्चर है। तो जब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी कम। सिलिकेट्स हैव नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, दे हैव वेरी वॉल्यूमिनस मटेरियल, इसलिए उनकी डेंसिटी कम होती है। तो अगर आपकी इंप्योरिटी रेत की है, सिलिका की है, तो आप फ्लक्स बेसिक यूज करोगे। और यदि आपकी इंप्योरिटी खुद सिलिका ही हो गई, मान लो आपकी मेटल ऑक्साइड की इंप्योरिटी है, तो फिर आप एसिडिक फ्लक्स यूज करोगे। तो सपोज आपने यहां P4O10 यूज किया होता, P4O10, तो आप बता सकते हो प्रोडक्ट में क्या बनवाते हैं? ये देखो सिलिका यूज किया तो सिलिकेट, तो जब मैं P4O10 यूज करूंगा तो क्या? गैस, वेरी गुड, फॉस्फेट। तो अगर मैंने यहां लिखा होता कैल्शियम ऑक्साइड प्लस P4O10, तो कैल्शियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड बेसिक, P4O10 नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक, दे विल रिएक्ट टू फॉर्म कैल्शियम फॉस्फेट। सॉल्ट ही तो बनाना है, एसिड बेस। तो अगर मैंने बोला था FeO प्लस P4O10, तो आयरन का फॉस्फेट। इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स? फ्लक्स क्या होता है? जो हम बाहर से डेलिबरेटली ऐड करते हैं ताकि वो किससे रिएक्ट करे? इंप्योरिटी से रिएक्ट करे। क्या बनाए? स्लैग। क्या फायदा स्लैग का? लो डेंसिटी, और वो प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेगी। दूसरा, उसे हटाना आसान है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, राइट? सो टाइम इज ऑलरेडी ओवर, थैंक यू वेरी मच।